तो अब हम पढ़ेंगे त्रिदोष का जठराग्नि पर क्या प्रभाव होता है। तो ते भवेत विषमः तीक्ष्णो मंदास्याग्नि समय समः। ते से हमने पूर्व में पढ़ा है कि जहां पर दोषों की बात की है, बात पित्त कफ की, उन दोषों की स्थिति के अनुसार जठराग्नि पर किस प्रकार प्रभाव होता है उसका यहाँ पर वर्णन किया है कि जब वात की अधिकता शरीर में होती है उस समय अग्नि जो है विषम अग्नि होती है। तो विषम से यहाँ तात्पर्य है कि कोई भी अविधि पूर्वक आहार सेवन किया जाए तो उस आहार को कभी शीघ्रता पूर्वक पाचन कर दे और कभी सम्यक प्रकार से आहार करने के बाद भी देरी से आहार का पाचन करे, वह स्थिति जो कहलाती है विषम अग्नि की स्थिति कहलाती है। इसी प्रकार शरीर में जब पित्त की अधिकता होती है तो अग्नि उस स्थिति में तीक्ष्ण अग्नि कहलाती है। यानी आप जो भी चाहे विधि पूर्वक आहार करें या अविधि पूर्वक आहार करें, वो स्थिति में शीघ्रता पूर्वक आहार का पाचन हो जाना होता है। इसी प्रकार शरीर में जब कफ की अधिकता होती है तो उसके कारण अग्नि जो है मंद हो जाती है, यानी सम्यक प्रकार से ग्रहित आहार भी देरी से पचता है, वह स्थिति मंदाग्नि की कहलाती है। जब तीनों दोषों की स्थिति शरीर में सम होती है उस समय अग्नि जो है सम होती है, तो हमारा विधि पूर्वक किया हुआ आहार सम्यक रूप से पाचन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिदोष का कोष्ठ पर क्या प्रभाव होता है। तो अभी हमने पढ़ के आए हैं कि वात पित्त कफ का क्रमशः हमारी अग्नि पर प्रभाव होता है, उसी प्रकार उन्हीं वात पित्त कफ का क्रमशः हमारी कोष्ठ पर भी प्रभाव होता है। तो कोष्ठ क्रूरा मृदुर्मध्यो मध्य स्यात् तै समिर समिरपि। तो यानी बाद की जब डोमिनेंसी होगी, उत्तमता होगी, उस समय जो हमारा कोष्ठ जो है वो क्रूर कोष्ठ वाला होगा। जब पित्त की अधिकता होगी उस समय मृदु कोष्ठ होगा, और जब कफ की स्थिति अधिकता होगी उस समय मध्य कोष्ठ होगा। और दोष की सम स्थिति होगी तो हमारा जो कोष्ठ है वो सम होगा। तो यहाँ कोष्ठ से समझने के लिए कि जठराग्नि में दोषों की स्थिति या जठराग्नि पर जो दोषों का प्रभाव होता है वहां पर उसको असेसमेंट करने के लिए जो विरेचक द्रव्य हैं उनके द्वारा या हम उसका जो बॉवल मूवमेंट है उसको पूछकर इसको पहचानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको लेग्जेटिव देने के बाद भी, जो तीक्ष्ण लेग्जेटिव है उनको देने के बाद भी अगर उसको विरेचन ना हो तो वह स्थिति क्रूर क्रूर कोष्ठ की होगी। और जो मृदु कोष्ठी वाले हैं उनको मृदु द्रव्यों जैसे दुग्ध का सेवन करने से ही उसको विरेचन हो जाए, वह स्थिति मृदु कोष्ठ की होती है। और मध्य जो स्थिति है इनमें अगर कोई भी संशोधन चिकित्सा अपनाते हैं तो इस पर सम्यक प्रभाव होता है। ऐसे ही तीनों दोषों की स्थिति जब सम होती है उस समय भी कोष्ठ जो है मध्य होता है। इसके बाद हम जो दोष हैं उनका शारीरिक प्रकृति किस प्रकार उत्पन्न करते हैं उसके बारे में आचार्य ने वर्णित किया है। शुक्र आर्तवस्थे जन्मादौ विशेषेण विष्क्रमे तेष त्रस्तः प्रकृत्यो हीन मध्यो उत्तमगा पृथक समधातु समास्तास्तु श्रेष्ठा निंदा द्विदोषजा। यानी शुक्र आर्तव की स्थिति, शुक्र और आर्तव की स्थिति कब, जन्मादव जन्म के पूर्व जब माता पिता के द्वारा कंसेप्शन किया जाता है तो जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट में जिस दोष की अधिकता होगी उसके अनुसार प्रकृति का निर्माण होगा। विशेषण विषकर्मी, जिस प्रकार विषयुक्त कीट का विष से उत्पन्न होते हैं वहां पर एग्जाम्पल दिया है आचार्य ने। इसी प्रकार जिस दोष की अधिकता होगी यहां पर पहले ते तेष त्रस्त्य प्रकृत्या, ते से हम बात पित्त कफ को पढ़ के आए हैं। तो सिंगल सिंगल दोषों से तीन प्रकार की प्रकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें कि जो बात प्रकृति है उस स्थिति में हीन प्रकृति कहा जाता है, पित्त प्रकृति वाले को मध्य प्रकृति का कहा जाता है, और कफ प्रकृति वाले को उत्तम प्रकृति का माना जाता है।
समधातु समासतास्तु श्रेष्ठा, यानी जब वात पित्त कफ की तीनों की सम अवस्था हो, उस अवस्था में जो प्रकृति बनती है वह श्रेष्ठ प्रकृति होती है। निंदा दो दोषजा, जब दो दोष की स्थिति हो, चाहे वात पित्त की हो, वात कफ की हो, पित्त कफ की हो, जो स्थिति बनती है इनके द्वारा जो निंदनीय प्रकृति का निर्माण होता है। इस प्रकार आचार्य ने यहाँ पर 7 शारीरिक प्रकृतियों का वर्णन किया है।